नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज कहां से शुरू की जाए, दिल्ली में लेकर जो हंगामा, या फिर आज आपको शुरुआत में दिखलाते हैं। दरअसल कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद पीडीपी के साथ बीजेपी ने शुरू कर दी। विशेष विमान से पहुंचे राम माधव, मुलाकात की 2.5 घंटे तक मुलाकात, और माना जा रहा है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट के महत्व पर सहमति बन रही है। श्रीनगर और कठुआ से ये अफसा हटा लिया जाएगा। हालांकि 6 जिलों का नाम लिया गया है, लेकिन श्रीनगर और कठुआ से हटा लिया जाएगा। और इन सब के बीच सवाल यह भी है कि जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली में लगातार देशद्रोह तक की उठ रही आवाज, और उन सब के बीच पीडीपी के साथ सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। तो सवाल यही है कि राष्ट्रधर्म क्या कहता है। राष्ट्रधर्म जिस दिशा में देश के भीतर जा रहा है, कई सवाल निकल कर आ रहे हैं, और इन सवालों के बीच राष्ट्रधर्म हमें लिखकर यह बताना पड़ रहा है कि क्या वाकई देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र के चारों पाए डगमगाने लगे हैं। हालात क्या वैसे हैं, रिपोर्ट देखिए। तो क्या लोकतंत्र के चारों स्तंभ डगमगाए हुए हैं, या फिर राजनीतिक सत्ता की मजबूती या कमजोरी ने ऐसे अराजक हालात देश की राजधानी दिल्ली में ही पैदा कर दिए, जहां विधायिका राजनीतिक टकराव में जा फंसी, कार्यपालिका काम करती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि जेएनयू प्रशासन फेल है तो पुलिस सियासी इशारे पर निर्भर हो चली है। न्यायपालिका की साख पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन निचली अदालत में हो नहीं पा रहा। और इन हालातों पर निगरानी रखने वाले चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर खुलेआम हमला किया जा रहा है। और जो हमलावर कल थे, उनके खिलाफ सरकार भी चुप और पुलिस भी चुप। तो 24 घंटे बाद हमला दोबारा हुआ। तो क्या वाकई लोकतंत्र के चारों पाए घायल हैं? और इस दौर में प्रधानमंत्री खामोश हैं तो राष्ट्रपति सिर्फ हालात पर नजर भर ही रख पा रहे हैं। क्योंकि पहली बार देश में हालात लकीर खींचने वालों के हिसाब से चल रहा है, या फिर लकीर कोई मिटा ना पाए इस दिशा में चल पड़ा है। यानी आतंकी हमलों के बाद याद कीजिए, देश हर मौके पर एकजुट होता रहा, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर समाज के भीतर या कहें सिस्टम के तमाम अंग। लेकिन आतंकियों के सवाल पर देश कुछ इस तरीके से बट गया, जहां सत्ता राष्ट्रभक्ति का राग अलापते हुए विपक्ष को देशद्रोह कहने से नहीं चूक रही, और विपक्ष सत्ता पर देशभक्ति का खौफ पैदा कर अपनी असफलता को छुपाने के आरोप ही गढ़ रहा है। यानी पहली बार राजनीतिक सत्ता तले हर संस्थान बेमानी साबित हो रहा है, तो विपक्ष का हर बयान राजनीतिक सत्ता पाने के लिए दिया हुआ सा लगने लग रहा है। और जनता इस सत्य से खौफजदा है कि देशभक्ति की परिभाषा और देशद्रोह के आरोप भी राजनीतिक सत्ता पाने या सत्ता बरकरार रखने में जा फंसे हैं। यानी देशभक्ति का जो सवाल अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए अदालतों में कभी भगत सिंह ने नारे देकर लगाए, और समूचा देश इन नारों के साथ खड़ा था, क्योंकि तब दुश्मन का पता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसी तर्ज पर वकील ने नारे लगाए, और बाहर निकलकर ये कहने से नहीं चूका कि नारे लगाना गलत नहीं था। एवरी इंडियन को लगाना चाहिए, एवरी इंडियन को। क्या वंदे मातरम? यस, वंदे मातरम। तो क्या देश एक ऐसे हालात में जा खड़ा हुआ है जहां राजनीतिक सत्ता ने समूचे सिस्टम को हड़प लिया है, और समूचे सिस्टम को हड़पने के लिए अब राजनीतिक सत्ता के दाएं या बाएं, किस दिशा में कौन सी जनता किस रूप में खड़ी है, और कौन सा संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है, यही परिभाषा हर कोई गढ़ने में लग गया है। लोकतंत्र का यह ककहरा आजादी के इतने बरस बाद नए रूप में सामने आएगा, किसने सोचा होगा। क्योंकि जो जिस रूप में आवाज लगाए, उसमें लगेगा यही बार बार कि आप किस तरफ खड़े हैं। कोई कहेगा आप देशद्रोही हैं, कोई कहेगा आप देशभक्त हैं। जो नजारा आज पटियाला कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाते हुए था, वो नजारा अपने तरीके का शायद देश की राजधानी में पहली बार था। सब कुछ अचानक, लेकिन सब कुछ प्री प्लान था। इस तरीके से प्री प्लान की सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की भी धज्जियां उड़ा दी जाए। हुआ यही, 2 बजे कन्हैया की पेशी से घंटे भर पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटियाला कोर्ट को निर्देश दिए कि कोर्ट रूम में 5 पत्रकार, कन्हैया के 4 परिजन, 6 पुलिसकर्मी और जिरह करने वाले वकील ही मौजूद रहेंगे, जबकि परिसर में पत्रकार रह सकते हैं। लेकिन 1:30 बजे झटके में गेट नंबर 2 से वकीलों का झुंड घुसा। रात
हाथ में तिरंगा था, जुबां पर वंदे मातरम और गद्दारों को फांसी दो के साथ मां बहन की गालियां थी। सब कुछ हवा में गूंजता रहा। कुछ वकील अंदर चले गए तो पत्रकारों पर निशाना बनाने वाले विक्रम चौहान और उनके साथ कुछ और वकील गेट के पास ही खड़े रहे। हवा में नारे गूंजते रहे, तिरंगा लहराता रहा। इस बीच वकीलों के एक दूसरे समूह ने नारा लगाया, तानाशाही नहीं चलेगी। और पल भर में पटियाला कोर्ट का परिसर जंग के मैदान में बदल गया। दोनों तरफ से कोई भी किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। पत्रकारों के कैमरे उधर घूमे तो वकील पत्रकारों पर झपट पड़े, लात घूंसे, झंडे में लगे डंडे और उसके बाद पत्थरों की मार। परिसर में खड़ा हर पत्रकार निशाने पर, कैमरे या मोबाइल से तस्वीर लेने वाले पत्रकार भी निशाने पर। पुलिस तमाशबीन, सैकड़ों पुलिसकर्मियों की मौजूदगी, लेकिन हर पुलिसकर्मी खामोश। भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा देशभक्ति की पहचान बन गया। पत्रकारों को भी कहा, नारे लगा। कन्हैया के लिए कपिल सिब्बल की जिरह भी बर्दाश्त से बाहर हो गई। कोर्टरूम में भी हंगामा शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के भी कई वकीलों को फक्र रहा कि उन्होंने देशद्रोह की अपनी परिभाषा पर अदालत के परिसर में ही न्याय किया। नारे लगा। जिरह टली, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निर्देशों की उड़ती धज्जियों पर जांच के लिए वकीलों की टीम भेजी। जिरह फिर शुरू हुई। कन्हैया को 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन कन्हैया के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद। वकील पहरों के साथ दरवाजों पर बैठ गए और फैसले के 2 घंटे बाद देर शाम कोर्ट के पिछले दरवाजे से पुलिस कन्हैया को किसी तरीके से तिहाड़ जेल ले गई और भारत माता की जय के नारे खौफ पैदा करते हुए पटियाला कोर्ट में लगते रहे। यह मुश्किल वक्त है किसके लिए? क्या सत्ता के लिए है, या सत्ता के भीतर से कुछ चमक दिखाई नहीं दे रही है तो फिर सत्ता पर बैठाने वाले उन संगठनों के लिए है जिन्हें लगता था कि सत्ता उन्हीं की है, क्योंकि पहली बार सड़क का संघर्ष सत्ता को भी चिता रहा है। मेरा सर फोड़ेगा तो मारू नहीं क्या? ये किस किताब में लिखा है जो आदमी मेरा सर फोड़ रहा मैं नहीं मारू उसे? राहुल गांधी जैसे लोग, जिसको ये सब कांग्रेस के लोग राजकुमार कहते हैं, मैं तो कहता हूं ये देश का द्रोही है, देश का गद्दार है। ऐसे देशद्रोही को फांसी पर होना चाहिए, देशद्रोही को सजा होनी चाहिए और गोली शूट कर देना चाहिए। यह गुस्सा महज देशभक्ति का प्रतीक है, या फिर गुस्से का उबाल बता रहा है कि सिस्टम फेल हो रहा है, या फिर गुस्से के निशाने पर मोदी सरकार ही है? क्योंकि बीजेपी के विधायक और संघ परिवार के सामाजिक संगठन ही अगर कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने को तैयार है तो हालात संभालने की जिम्मेदारी तो सत्ता की ही होगी। इसीलिए हमेशा प्रधानमंत्री मोदी की पीठ थपथपाने वाले संघ के मुखिया मोहन भागवत भी इस दौर में खामोश हैं। कि सारे विश्व में शक्ति के लिए भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और अब संघ के मुखिया कुछ नहीं कह रहे और संघ परिवार के भीतर यह सवाल बड़ा होता चला जा रहा है कि मोदी सरकार विकास के जिस रास्ते चल पड़ी है उसमें पेट का सवाल, भूख का सवाल, रोजगार, महंगाई का सवाल हाशिए पर है। यानी स्वयंसेवकों के सामने अपनी सरकार होते हुए भी जनता के बीच साख बचाने का समय क्या आ गया है? और शायद इसीलिए विश्व हिंदू परिषद भी मंदिर पर कुछ नहीं बोल सकती। प्रवीण तोगड़िया राजस्थान के किसानों के बीच काम कर रहे हैं तो किसान मन चुप्पी साधे हुए है। मजदूर संघ रोजगार या न्यूनतम मजदूरों के सवालों को उठा नहीं पा रहा। यानी मुश्किल हालात में पहली बार संघ परिवार को भी क्या लगने लगा है, जब 2 बरस बीत गए और हुआ कुछ नहीं तो फिर। कई सवाल इन सब के साथ हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, अगर देश की सियासत में वापस लौटिए तो कल प्रधानमंत्री को पहली किसान रैली संबोधित करने मध्य प्रदेश जाना है। आइए जरा इस रैली की तैयारी, वहां के हालात के जरिए किसानों की स्थिति भी समझ ली जाए। 100 करोड़ की किसान रैली और 5 लाख किसानों को रैली स्थल तक लाने, खाने पीने का खर्चा 16 करोड़ रुपए। तो कल प्रधानमंत्री मोदी की पहली किसान रैली मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के शेरपुर में होगी।
और खर्चा 100 करोड़ पार का होगा। 100 करोड़ से ऊपर का खर्चा स्वागत के लिए हो रहा है यहाँ पर। यानी पीएम की रैली के लिए 2 एकड़ जमीन पर खड़ी कच्ची फसल कटवाकर किसान को मुआवजा देने के हालात में सरकार आई नहीं, लेकिन 200 एकड़ जमीन पर कैसे एक भव्य समारोह की तर्ज पर हर किसान मंच से कितनी भी दूर क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसके सामने एलईडी स्क्रीन पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे जाए, इसी में करोड़ों स्वाहा कर दिए जा रहे हैं और किसान अपना रोना रो रहे हैं। सबसे मेन कमी है पानी की। यदि पानी कहीं से भी आजू बाजू जैसे नर्मदा जी वगैरह है कहीं से भी, तो ये किसान अच्छी तरक्की कर सकता है। इसलिए बार बार मतलब किसान सब परेशान है, खाद बीज से तमाम से मतलब परेशान है, कर्जवान हो रहा है। तो किसान की मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं कि अभी 2 जून की रोटी के लिए वो हैरान परेशान है, उसकी परेशानी इस बात को लेकर कहीं ज्यादा है कि कल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना और इन सब के बीच किसान चैनल भी लॉन्च कर देंगे और पीएम को सुनने के लिए जो किसान पहुंचेंगे उन पर 400 रुपए औसतन खर्च किए जाएंगे, जबकि किसान की औसतन महीने की कमाई 1000 रुपए से भी कम हो चली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से 5 लाख किसानों को संबोधित करेंगे और जो प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के बारे में यहाँ किसानों को रूबरू कराएंगे। और यहीं पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को किसान मित्र बताते हुए सम्मानित भी करेंगे, जबकि शिवराज के सीएम रहते हुए बीते 12 बरस में 29,000 से ज्यादा किसानों की मौत किसानी की वजह से हो गई। किसान मित्र प्रधानमंत्री हैं वे, और इसी रूप में उनका अभिनंदन किया जाएगा। हमारा सवाल है कि मुख्यमंत्री जी ये सरकारी आयोजन कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस के और अन्य दलों के विधायकों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? और अगर ये सरकारी आयोजन नहीं किया गया है तो क्या कारण है कि सरकारी पैसे से भीड़ इकट्ठी की जा रही है? तो रैली को सफल बनाने के लिए आधा दर्जन रेलगाड़ी से लेकर 5000 बस और 3000 ट्रक ट्रैक्टर से लेकर 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती कल सीहोर में होगी। अमित कुमार, सीहोर आज तक। जाहिर है किसान का सवाल जहन में आते ही महात्मा गांधी भी याद आते हैं, क्योंकि किसानों को लेकर उनके भीतर की चिंता आजादी के वक्त भी थी और उसके बाद जब कांग्रेस की सत्ता आई तो वह उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू को भी चिताते थे। लेकिन महात्मा गांधी वाकई रुपए पर जाकर टिक गए हैं। वहां पर उनके जरिए महात्मा गांधी को हर कोई करेंसी के जरिए याद कर रहा है। और संयोग देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले 30 महीनों में सबसे नीचे आ कर खड़ा हो गया है। क्या प्रधानमंत्री जी, आज रुपया जिस प्रकार से गिर रहा है, रुपया की कीमत तबाही के कगार पर आके खड़ी है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? तो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने गिरते रुपए को लेकर मनमोहन सिंह को यही कहते हुए कटघरे में खड़ा किया कि उनके पास नीति नहीं और बेवजह वैश्विक मंदी का बहाना बनाया जा रहा है। लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद से रुपया गिरता ही चला जा रहा है और सरकार अब वही बात या यूं कहें वही बहाने बना रही है जो मनमोहन सरकार बनाती थी। यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरेट्स क्या होंगे, इसको लेकर एक अनसर्टेनिटी है। यूरोप में कल कुछ डेवलपमेंट्स हुई, उसका एक प्रभाव है। चाइना में धीमी गति आने का एक असर है। और ये तो ऐसे फैक्ट्स हैं जो पूरे भारत के नियंत्रण में नहीं है। तो क्या उस वक्त रुपए की गिरती कीमत पर मोदी का मनमोहन पर वार सिर्फ राजनीतिक था, या प्रधानमंत्री मोदी से भी अर्थव्यवस्था इस दौर में संभल नहीं पा रही? क्योंकि सच यही है कि मोदी के पीएम बनने के वक्त डॉलर के मुकाबले जो रुपया 58 पर था वो आज 68 पार कर गया और सरकार के पास ऐसी कोई ठोस नीति नहीं जिससे रुपया एकदम संभलता दिखे। क्योंकि रुपया जिन वजहों से गिर रहा है उन्हें दुरुस्त करने की कोई ठोस योजना सरकार के पास है नहीं और वैश्विक मंदी अपना असर दिखा रही है। रुपए की गिरावट से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को फायदा होता है, लेकिन देश का एक्सपोर्ट लगातार घट रहा है, यानी इस मोर्चे पर भी फायदा कम ही होगा। अलबत्ता आयात बढ़ रहा है तो देश पर ज्यादा बोझ पड़ेगा ही और चीनी, चाय, चावल सब देर सवेर महंगे होंगे ही और इन सब के बीच शिक्षा भी महंगी होगी। ना सिर्फ शिक्षा महंगी होगी, हेल्थ सेक्टर भी महंगा हो जाएगा। सब कुछ निजी हाथों में है और शायद इसीलिए एक बड़ा सवाल है कि मौजूदा वक्त में चाहे विपक्ष हो या सत्ता, पेट से जुड़े सवाल कोई नहीं उठाता है। और शायद संघ के भीतर भी बेचैनी इसी बात को लेकर है कि जब वो लोगों के बीच जाते हैं तो वो सरोकार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अपनी सरकार होने के बावजूद भी लोगों से जुड़े मुद्दे समाधान के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं।
तो क्या इसीलिए इन सब के बीच मुद्दा एक देश के भीतर नया आकर खड़ा हो गया है? क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अब तक देशद्रोह ये शब्द तो है, लेकिन दोषी कौन है और जिन पर ये आरोप मढ़े गए किसी को सजा नहीं हुई, तो फिर अब क्या होगा? चलिए रिपोर्ट दिखाते हैं। महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू ने आईपीसी के सेक्शन 124A यानी देशद्रोह को पूरी तरीके से खारिज किया और फिर 1962 में केदारनाथ बनाम बिहार केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि आईपीसी का सेक्शन 124A आरोपी पर तभी लगाया जाए जब वो हिंसा में लिप्त हो। यानी सत्ता ने अपने अपने वक्त में ना बापू की सुनी, ना नेहरू की और ना ही सुप्रीम कोर्ट की। और वजह भी यही कि सत्ता के विरोध में आवाज जब जब उठी, जैसे जैसे उठी, सत्ता ने देशद्रोह का केस लगाने से कोई चूक नहीं की। अरुंधति राय, विनायक सेन, असीम त्रिवेदी, उदय कुमार, हार्दिक पटेल और अब कन्हैया कुमार, सभी पर देशद्रोह का केस। अरुंधति पर कश्मीरियों और माओवादियों के पक्ष में बयान देने के चलते देशद्रोह का केस लगा, तो विनायक सेन पर माओवादियों की मदद के चलते केस लगा। असीम त्रिवेदी तो कार्टून बनाने के चक्कर में देशद्रोही करार दिए गए और एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट उदय कुमार पर कुडनकुलन परमाणु संयंत्र के विरोध के चलते देशद्रोह के कई मामले लगे। हार्दिक पटेल देशद्रोह के आरोप में फिलहाल जेल में है और कन्हैया कुमार को आज ही 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन सच यह भी है कि ऊंची अदालत में ना अरुंधति के खिलाफ देशद्रोह का मामला टिक पाया और ना ही विनायक सेन के खिलाफ। विनायक सेन को तो उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। असीम त्रिवेदी के खिलाफ सरकार ने आरोप लगाए थे, वही वापस ले लिए और उदय कुमार मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से यही कहा कि आरोप वापस लिए जाएं। Anything which is critical of the nation, critical of government is sedition. That's wrong. हो नहीं सकता है। यानी ऊंची अदालत में अमूमन देशद्रोह के मामले टिकते नहीं, तो सवाल यही कि कन्हैया कुमार के देशद्रोही होने के मसले को कहां तक कौन ले जाएगा? जेएनयू विवाद हर घंटे बड़ा होता जा रहा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पूरे विवाद में केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि हर विश्वविद्यालय में आरएसएस अपने लोगों को वीसी बना रही है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश